हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एप्लीकेशन है। तो हम लोग ये देखेंगे कि किस वक्त हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती है। जब भी कोई मार्केट एनालिस्ट या इवन के कोई भी बंदा जो किसी स्टॉक को या किसी शेयर को इवेल्युएट करने जाता है, तो जो एनालिसिस के लिए उसको एप्लीकेशंस या टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे आज हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये तो एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है जिसकी मैं स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशंस की वीडियोस अपलोड करूँगी। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कंटेंट्स। सबसे पहले तो आ जाता है इंट्रोडक्शन कि कोई भी मार्केट एनालिस्ट होता है उससे जब भी किसी शेयर्स को या किसी स्टॉक को एवेल्युएट करना होता है तो फिर वो इन एप्लीकेशंस को यूज़ करता है, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उन एप्लीकेशंस में सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है इवेल्युएटिंग पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ना, कोई भी एनालिस्ट होता है वो पीछे की जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जिसके ऊपर वो सर्च कर रहा है, जिसके ऊपर वो एनालाइज कर रहा है, वो उसके पास फाइनेंशियल्स को देखता है कि उसके अंदर क्या फ्लक्चुएशंस आई हैं, या अगर वो कांस्टेंट भी हैं तो वो किस लिहाज से हैं, अपवर्ड उनका जा रहा है या फिर वो डाउनवर्ड जा रही है उनकी ग्रोथ वगैरह, ग्रोथ है या फिर वो उनके शेयर प्राइस वगैरह डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्टिंग फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हम लोग फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते हैं कि अगर ये भी इसकी एक सेकंड एप्लीकेशन है जिसमें फ्यूचर प्रोजेक्ट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि ये ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर में कितनी ग्रोथ होगी। तो सारे टूल्स वगैरह यूज़ करके फ्यूचर की प्रोजेक्शन की जाती है। उसके बाद आ जाता है असेसिंग क्रेडिट रिस्क। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसमें देखा जाता है कि एक कंपनी का मतलब जो क्रेडिट रिस्क है वो मतलब कोई भी जो एनालिस्ट है ना, उसका काम है कि वो कंपनी के क्रेडिट रिस्क को असेस करेगा कि वो कंपनी इस काबिल भी है कि वो जो उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं वो उसको पे ऑफ करे, या फिर कंपनी के पास इतना स्टेमिना है कि वो क्रेडिट वगैरह को झेल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन थी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्क्रीनिंग फॉर पोटेंशियल इक्विटी इन्वेस्टमेंट। स्क्रीनिंग में ये होता है कि जो इन्वेस्टर होता है ना, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक शेयर की स्क्रीनिंग करता है। ये आपको टॉपिक के ऊपर जब हम आएंगे तो उसकी डिटेल्ड डिस्कशन इसके ऊपर होगी, तब आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास एनालिस्ट एडजस्टमेंट टू रिपोर्टेड फाइनेंशियल्स। जो एनालिस्ट होते हैं वो कोई भी फाइनेंशियल्स हों उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं होता कि हमेशा सेम किस्म के मेथड्स ही यूज़ करे या फिर सेम स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग यूज़ करे, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए बेहतर है कि जो भी आप लोग, बेहतर नहीं बल्कि हमारे लिए कंपलसरी है कि आप जिसकी भी कंपनी का एज अ मार्केट एनालिस्ट आप जिस भी कंपनी का कंपैरिजन कर रहे हो उसके लिए सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट्स करनी है। ओके, ये थे हमारे कंटेंट्स। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवेल्युएटिंग पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इवेल्युएटिंग पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जैसे मैं आपको कंटेंट्स में बता के आई हूँ, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका सबसे बड़ा मकसद तो यही होता है कि हम जिस कंपनी के ऊपर भी एनालिसिस कर रहे हैं हम देखें कि उसकी पास्ट के अंदर कैसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी। ठीक है, इससे हम लोगों को पता लगता है कि वो पास्ट में ग्रोथ में गई थी, पास्ट में उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसकी परफॉर्मेंस थी, या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थी। हम लोगों को उसकी पूरी एक पिक्चर मतलब हम लोग अगर एनालाइज करने जाएं तो हमें एक पूरी पिक्चर मिल जाती है, इसीलिए हम लोग पास्ट एनालिसिस करते हैं। अब ये पास्ट एनालिसिस होता क्यों है, ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपना एक डिसीजन ले सकें अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दिस इन्वेस्टमेंट और नॉट। ओके, तो एनालाइज हमें बहुत केयरफुली करना होता है। एनालाइज करते हुए हम देखते हैं कि किस तरह के रेशोज़ हैं, किस तरह के ट्रेंड्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है, हमारे पास ये यहाँ आप देखें हाउ रेशोज़ हैव चेंज्ड एंड वाई। हम सबसे पहला पॉइंट तो ये देखते हैं कि किस तरह से रेशोज़ चेंज हुई हैं और क्यों वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हाउ डू की रेशोज़ एंड ट्रेंड्स कंपेयर विद द कंपेटिटर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें हम लोग ये देखते हैं असल में, ऑब्वियसली आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर मार्केट एनालिसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एनालिसिस करते वक्त हम लोग यही देख रहे होते हैं ना कि कौन सा हमारे पास बेटर ऑप्शन है। कई सारी कंपनीज होती हैं जिसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं, फिर हम लोग उस कंपनी को लेते हैं जो हमारे लिए बेस्ट हो। तो अब इधर यही बात उन लोगों ने की हुई है कि आप जिस भी कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं, फिर उसकी जो भी रेशियोज होंगी, उस कंपनी के ट्रेंड्स होंगे, उसको उस कंपनी के कंपेटिटर्स जो उसकी इंडस्ट्री में पाए जाते हैं उसके साथ कंपेयर करें। मतलब एक कोको कोला कंपनी को अगर मैं लेट्स सपोज मैं
उसके ऊपर एनालिसिस कर रही हूँ, तो फिर मैं उसका कंपेटिटर जो है कि मुझे अगर कोको कोला में इन्वेस्ट करना चाहिए या मैं उसके किसी दूसरे कंपेटिटर के लिए भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो मुझे उसका कंपेटिटर पेप्सी को या उसके जो मज़ीद इस तरह के कंपेटिटर्स हैं उनको भी एनालाइज, उनकी रेशियोज़ को भी एनालाइज करना पड़ेगा, तभी मैं एक सही एनालिसिस की तरफ जाऊँगी। उसके बाद आ जाता है मेरे पास व्हाट एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस आर क्रिटिकल फॉर द कंपेटिटिव एडवांटेज। इसमें यह बताया हुआ है हम लोगों को फिगर आउट करना होता है कि किस तरह की जो चीज़ें हैं हम लोगों को एक मतलब किसी भी कंपनी को एक कंपेटिटिव एडवांटेज दे रही होंगी, ठीक है। मतलब कंपनी किस तरह से एक लिहाज से वो अपने कंपेटिटर की निस्बत कंपेटिटिव एडवांटेज में है। मिसाल ले लो, हम लोग कह देते हैं कि लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट प्रोवाइडर अगर कोई कंपनी है तो ये उसका एक कंपेटिटिव एडवांटेज है। जाहिर है लो कॉस्ट होगी तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, लेकिन साथ के साथ अब हम लोगों को ये भी एनालाइज करना है कि ऐसा तो नहीं कि वो लो कॉस्ट मतलब कंपेटिटिव एज यहाँ पर तो उसको हासिल हो रहा है, लेकिन साथ के साथ उसने अपनी जो क्वालिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है और वो क्वालिटी नहीं इस वजह से सही दे पा रही। तो इस चीज़ को एनालाइज करना है कि कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए कौन सी परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स हमारे लिए क्रिटिकल है, ये भी बात जहन में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास वाई डिड द बिजनेस डू इन दिस एरियाज। अब अगर हम लोगों ने देख लिया कि कंपनी अच्छा कंपेटिटिव एडवांटेज दे रही है, मतलब लाइक हम लोगों ने सपोज कर लिया कि कंपनी कंपेटिटिव एडवांटेज में है, मैंने यही कह दिया कि वो लो कॉस्ट प्रोवाइडर है, तो अब हम ये देखेंगे कि इससे उसकी परफॉर्मेंस पे तो नहीं कोई फ़र्क आ रहा। मतलब ऐसा तो नहीं कि वो जो अगर वो लो कॉस्ट प्रोवाइडर है तो इस वजह से या तो वो अपने उसके मतलब डिक्लाइन में जा रही है कंपनी, मतलब वो अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रही, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं और उसको जो रेवेन्यू है वो कम जनरेट हो रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं कि वो अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। तो हम लोगों को साथ के साथ ये भी देखना होता है कि अगर कोई कंपनी कंपेटिटिव एज उसको हासिल है तो इसके लिए उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी बाकी जो स्टैंडर्ड्स है वो उसको मीट कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये बहुत हमारा मेन पॉइंट है। अच्छा, फिर इन चीज़ों को एवेल्युएट करने के लिए हम लोगों को किस किस तरह की रेशियोज़ की ज़रूरत होती है। जो एनालिस्ट होते हैं ना, वो मोस्टली एक्टिविटी रेशो वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि किस तरह की ये कंपनी जा रही है। लाइक अगर हम एक्टिविटी रेशो की ही बात करें तो हम लोगों को ये एक सेंस दे देती है कि किस तरह कितना एफिशिएंटली एक कंपनी रन कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई बिजनेस कंपनी है उसने कोई भी स्ट्रेटजी या मॉडल इंट्रोड्यूस कराया है तो उसका उसके फाइनेंशियल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है या मतलब इम्पैक्ट आता है या नहीं। तो इसी तरह मैं आप लोगों के सामने एक केस लेके आना चाहती हूँ। एप्पल कंपनी का केस है, उसमें यही डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह एप्पल ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की थी, तो उसके वो जो फाइनेंशियल्स थे वो सब उस अब ये हमारे पास आ जाता है एप्पल का केस। एप्पल एक पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली एक कंपनी थी, इसी के अंदर ये स्पेशलाइज थी, लेकिन इन बिटवीन 2007 एंड 2010 इसने अपना जो प्रोडक्ट मिक्स है इसको बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया, ठीक है। इसके अंदर इसने आईपॉड, आईपैड और आईफोन को भी इंट्रोड्यूस करा लिया। अब क्या हुआ, ये जो तीन चीज़ें थी ये बिल्कुल डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स थी, ठीक है ना। और इन्होंने सोचा था कि हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं, हमारे पास एक हम लोग अच्छी एबिलिटी है कि डेवलप भी कर सकते हैं चीज़ को और डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो इन्हीं एबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम लोगों ने मार्केट में लीडर बनना है। तो खैर इन्होंने क्या किया, आईफोन में आईपॉड में ये बहुत अच्छे गए, इन लोगों की जो अब सेल्स थी ना आईफोन और आईपॉड की वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या हुआ कि जो जिस चीज़ में ये लोग स्पेशलाइज्ड थे, यानी कंप्यूटर्स के अंदर ये स्पेशलाइज्ड थे, वो बहुत अब उसकी जो सेल्स थी वो कम हो गई। तो अब उसके अंदर एक अच्छा खासा डिक्लाइन आया, उसकी शेयर प्राइस भी गिरने लग गई। अब हुआ क्या, आप जानते हैं सब, जब हमारे पास डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हो ना, मतलब ऐसी प्रोडक्ट्स जो बिल्कुल वेरिएट करती हैं, तो उसमें हायर प्राइजेस होती हैं। हायर प्राइजेस क्यों होती हैं, क्योंकि वो हमारे पास एक बिल्कुल नई चीज़ आती है। मतलब कंप्यूटर उसके अंदर मतलब ये जो कंपनी थी वो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर में थी, लेकिन इसने साथ साथ दूसरी चीज़ें भी देना शुरू कर दी। तो इसके लिए इसको डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी बेयर करना पड़ी, इसको R&D डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट के ऊपर भी जो एक्सपेंसेस थे उसको भी मीट करना पड़ा। तो इस वजह से क्या हुआ, इसकी ग्रॉस मार्जिन तो बहुत अच्छे रहे नो डाउट, लेकिन जो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन था ना वो इन बड़े खर्चों की वजह से इसका ऑपरेटिंग मार्जिन लो गया।
तो इसी तरह देखें किस तरह से उसने अपनी स्ट्रेटजी जो थी वो चेंज की, तो वो रिफ्लेक्ट हुई उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। जैसे ही उसने अपने प्रोडक्ट मिक्स में नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई तो नो डाउट उनकी सेल बहुत अच्छी गई, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या हुआ कि उसके जो फाइनेंशियल्स थे उसके ऊपर उसका पूरा इम्पैक्ट किया। तो ये मैंने आप लोगों के साथ केस डिस्कस किया है जिसमें एप्पल के स्ट्रेटजी चेंज करने की वजह से उसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट हुई अच्छी खासी। अब हमारा ये जो लास्ट पॉइंट है ये है कि हम लोगों को एडजस्टमेंट लाजमी करना होती है जब भी हम लोग एज अ मार्केट एनालिस्ट या फिर एज अ एनालिस्ट हम लोग जब भी रेशियोज़ को कंपेयर कर रहे हो या फिर रेशियोज़ को इवन कैलकुलेट कर रहे हो तो हम लोगों को एडजस्टमेंट्स लाजमी करनी होती है, ठीक है। अब व्हेन कंपेयरिंग रेशियोज़ ऑफ द कंपनी, जब भी हम लोग कंपनी की रेशियोज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं तो एनालिस्ट को सबसे पहले तो मेथड्स जो जो रेशियोज़ के लिए यूज़ होते हैं या इवन के अकाउंटिंग के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं उससे अवेयर होना चाहिए, एस्टिमेट्स जो होते हैं उससे अवेयर होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उससे अवेयर होना चाहिए, जो भी रिपोर्टिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं, क्योंकि इनका एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अब मैं आप इसका हमारे जो एडजस्टमेंट्स है इसका पूरा एक डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि मेथड्स क्या होते हैं। लाइक मेथड्स, अगर कोई कंपनी है वो डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड्स यूज़ कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रही है, एक हमारे पास डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज़ कर रही है, तो हम लोगों को चाहिए कि उनके ऊपर एडजस्टमेंट्स करें, उनको सेम चीज़ के ऊपर लेके आए। अदरवाइज जो फाइनेंशियल्स हैं वो उसके टोटली वेरिएट करेंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एस्टिमेट्स है, मतलब लाइक अगर हम बात करें कि कोई अगर कंपनी सेम एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रही है, एसेट सेम है लेकिन कोई कंपनी उसके ऊपर 8 साल की डेप्रिसिएशन लगा रही है, कोई उसी सेम एसेट के ऊपर 10 साल की डेप्रिसिएशन लगा रही है, तो हम लोगों को इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा द मोस्ट मेन पार्ट कि ड्यूरिंग एनालिसिस हम लोगों को देखना चाहिए कि जो दो कंपनीज़ का हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं। ये बहुत मेन चीज़ है। लाइक कुछ कंपनीज होती हैं वो गैप का यूज़ कर लेती है, कुछ होती हैं वो IFRS का यूज़ करती है, तो जो भी यूज़ कर रही हैं हम लोगों को उसको सेम स्टैंडर्ड के ऊपर ला के ही उसको इवेल्युएट करना है। अदरवाइज़ हमारी इवेल्युएशन होगी वो सही नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो ये लाजमी कंसीडर करनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी पूरी डिस्कशन। अगर किसी को कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।